हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और सेल कॉल आता हुआ यूनाइटेड स्पिरिट्स का। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। कल बिग बॉय बजाज फाइनेंस अपने नंबर्स पेश करेगा। उसके साथ ही फिर हमारे रेडार पर रहने वाला है केमिकल में एसआरएफ और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स। वैसे वायदा की 8 कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली, तो लिस्ट लंबी है। अब बजाज फाइनेंस पर पहले बात कर लेते हैं। कंसिडरिंग बैंकों में थोड़ा सा मिक्स बैग देखने को मिला है और एनबीएफसीज की अलग अपनी दिक्कतें रही हैं, तो ये क्वार्टर बजाज फाइनेंस के लिए क्या लेकर आएगा? हमारे साथ यतिन है बताने के लिए। यतिन, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो देखिए, बजाज फाइनेंस एक कंसिस्टेंट नंबर रहेगा। अगर हम कंसोल बेसिस पे बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 23% का इजाफा आप देखेंगे। ये सीएनबीसी आवास का पोल है और लगभग 8,878 करोड़, यानी लगभग 8,500-9,000 करोड़ रुपए के बीच में नेट इंटरेस्ट इनकम का अनुमान है। मुनाफे में बिकॉज अदर इनकम कम होगी, 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट का नंबर कंसोल बेसिस पे लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी शानदार रह सकता है, 24-25% की ग्रोथ रहेगी। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ये एक फिगर है जो आपको ध्यान देना होगा, जहां लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी कि क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड रहेंगे। वो किस हिसाब से रिजल्ट्स को इस क्वार्टर में इम्पैक्ट करते हैं वो देखना रहेगा। आगे की कमेंट्री क्या है क्रेडिट कॉस्ट को लेके, वो काफ़ी अहम रहने वाली है। तो H2 का गाइडेंस और ओवरऑल जो क्रेडिट कॉस्ट है इसको अगर हम देखें तो कैसे रहेगा ये देखने की ज़रूरत है। AUM ग्रोथ लगभग 30% की रहेगी, 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट लगभग 5 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर थोड़े बहुत घटने की उम्मीद है कंसोल बेसिस पे। लेकिन हाँ, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ काफ़ी कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। और इनफैक्ट आज सुबह में जब हम एलटीआर नंबर्स पर डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट पर कहा था, उल्लेख किया था कि आगे जाकर थोड़ा सा ईज देखने को मिल सकता है। वो कितना बड़ा पॉजिटिव रहेगा सेक्टर के लिए वो एक चीज़ है। लेकिन शरद, आप अपने आप को पोजीशन कैसे करेंगे? क्योंकि बजाज फाइनेंस कोई छोटा स्टॉक नहीं, एक भारी स्टॉक है। इसको लेकर एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस अलग ज़्यादा होती है। मुझे लगता है, देखिए, मेरी अप्रोच तो हमेशा काफी सिंपल होती है। मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है स्टॉक, और अनलेस एंड अनटिल जो नए बिजनेस डिविजन्स या वेंचर्स ये कर रहे हैं, वहां पे वैसी स्केलेबिलिटी अचीव कर पाते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्होंने की है। जैसे वहां इन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग मैट्रिक्स वगैरह को यूज करके जिस तरीके से कंज्यूमर लोन्स पे अपनी पेनिट्रेशन बनाई है, वो काफी काबिल तारीफ था। आज के दिन आप अगर उनके ऐप पे जाते तो अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी उसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर वहाँ वो स्केलेबिलिटी वो अचीव कर पाते हैं, तो आने वाले समय में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। बट एज़ ऑन डेट, चूँकि पहले स्केल भी छोटा था, आज के दिन स्केल भी बड़ा है, तो उस स्केल पे उस चीज़ को टर्न अराउंड करना या किसी बिज़नेस को उतना बड़ा बनाना थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में मैं ये देखना चाहूँगा कि बाकी जो नए वेंचर्स हैं या नए सेगमेंट्स हैं, वहाँ कितना रैपिड ग्रोथ कंपनी कर पाती है। जहाँ तक करंट वैल्यूएशंस का सवाल है, आप ऑलरेडी 5-6 टाइम प्राइस टू बुक फॉरवर्ड पे शायद ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड खोज पाना शायद थोड़ा-सा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई नंबर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज़ करता है या मैनेजमेंट कमेंट्री में उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी लीवे आती है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है। तो मुझे लगता है डिप्स को यूज़ करिए। अगले साल, डेढ़ साल में कभी भी आपको जब बेटर वैल्यूएशंस मिले या थोड़ा डिप मिले स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ पे, तो मेरे हिसाब से वहाँ ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। स्टोरी काफ़ी कंपेलिंग है लॉन्ग टर्म में, बट मीडियम टू शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से शायद वैल्यूएशंस फुल्ली वैल्यूड है। बहुत ज़्यादा अपसाइड खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। इनफैक्ट चार्ट्स पर मैं देख रही थी, मानस देखिएगा आप भी, 7,750 के आसपास बार बार बिकवाली आ जाती है। और ये इस पूरे साल में 2-3 मरतबा ऐसे तो हुआ ही है। हाल फिलहाल में भी फिर ये 77-68 तक गया और उसके बाद फिर फिसलना शुरू हो गया। तो टेक्निकली ये लेवल क्या बड़ा रेजिस्टेंस का है? क्या लग रहा है उसको पार करना बेहद मुश्किल है? उसके लिए एक बहुत बम्पर क्वार्टर चाहिए होगा। तो बिल्कुल, देखिए, अगर हम देखें तो कोई बहुत बहुत बड़ा मूव देखने को मिला नहीं है। पिछले करीब हम 1.5 साल की बात कर ले तो 8200 8100 के आसपास रेजिस्टेंस है, 6200 के आसपास सपोर्ट है। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, तो कोई डायरेक्शन दिखा नहीं है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पिछले करीब 6-8 महीने की बात करें तो अब वो जो अपर बैंड था वो चेंज होकर 7400 7600 हो गया है। उसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पा रहा है। अब फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक रिकमेंडेशन, सेल रिकमेंडेशन भी दिया था 4 दिन पहले, जब 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे। मेरे ख्याल से जो लोअर रेंज है 6400,
स्टॉक उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी स्ट्रक्चर वीक लगता है, गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। और कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 7100 के ऊपर ही करनी। ओके, तो देखते हैं ये पहुंचता है या नहीं उन लेवल्स पर, और नंबर्स इवेंचुअली क्या डिलीवर करते हैं। अब बात करते हैं परसिस्टेंट और कोफोर्ज की। देखिए, ज़्यादातर बिग बॉयज़ के तो नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन मार्केट भर में ये चर्चा हो रही थी कि मिड कैप्स के साथ रही है परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी कंपनियां। इनके खूब रिकमेंडेशंस आपने इसी मंच पर सुने भी हैं। तो इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। कंचन हमारे साथ है। कंचन बताइए। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोफोर्ज के साथ। अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर देखें तो नंबर कहीं ना कहीं अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में हमें 13% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है, साथ ही साथ एबिटा में 41% का, मार्जिन हमें 3% ऊपर दिखाई दे सकते हैं, और पैट में भी अच्छी खासी तेजी की संभावनाएं जताई जा रही है। अब डील्स के रैंप अप में तेजी के कारण जो सेकेंड क्वार्टर है वहां से हमें ग्रोथ में एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। मजबूत एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक से मांग में लिमिटेड पिकअप के बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ में सुधार की भी उम्मीदें जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मेजर फोकस कहां रखना होगा उस पर एक बार बात कर लेते हैं। सिग्निटी के इंटीग्रेशन और साथ में उसकी परफॉर्मेंस में मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की क्लैरिटी आती है। साथ ही साथ बीएफएस और इंश्योरेंस सेक्टर में डिमांड एनवायरनमेंट पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। इसके अलावा फिस्कल ईयर 25 के लिए जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है सीसी ग्रोथ का, वो लगाया जा रहा है 10% का, जो कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इस टाइम पे हमें काफी ज्यादा फोकस में रखने होंगे। ओके, तो ये बात हुई परसिस्टेंट और कोफोर्ज की। पोजीशन कैसी बन रही है? अमित बताइए, कोई ट्रेड लेना पसंद करेंगे आप प्री नंबर्स या नहीं? क्योंकि ये देखिए, कोफोर्ज आपके सामने 5% नीचे है, परसिस्टेंट भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और चार्ट के लिए बताइए क्या स्थिति उभर कर आ रही है। जी मैम, कोफोर्ज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एग्जैक्टली अपने एक सपोर्ट पे आया 50 डेमा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। बट हैविंग सेड दैट, जो आज का फॉल है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है, वॉल्यूम्स ज्यादा है और 5% का इसमें कट है, तो एक बार अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा रिजल्ट से पहले, क्योंकि अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो बिकवाली बढ़ सकती है। तो एक बार रिजल्ट्स देख लें एंड देन आई थिंक फ्रेश कॉल टेक्निकली लेना बेटर रहेगा। फॉर द टाइम बिंग दोनों ही स्टॉक्स मेक और ब्रेक लेवल पे है, ये टूटते हैं तो बिकवाली बढ़ सकती है। ये तो थोड़ी बहुत बिकवाली बढ़ने का डर है। कोफोर्ज कंचन ने आपके सामने पेश कर दिया, परसिस्टेंट भी बताइए। जी, अगर रेवेन्यू में यहाँ पे बात करी जाए तो 5% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, पैट में 2% का, एबिटा में भी 2% का। एट द सेम टाइम मार्जिन्स हमें यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल सकते हैं इस क्वार्टर में। अब हेल्थ केयर में मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है, साथ ही जो बड़ी डील्स है उससे भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी वेज हाइक से जो मार्जिन को वेज हाइक के चलते जो मार्जिन है वो यहाँ पे इस टाइम पे हमें फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। बीएफएसआई में डील मोमेंटम जारी रहने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ हाईटेक में रिकवरी कमेंट्री किस तरीके की आती है, ये खासा फोकस में रखने वाली चीजें होंगी। ये इनफैक्ट परसिस्टेंट और कोफो, जब बात करते हैं एसआरएफ, और एसआरएफ के लिए पिछले हफ्ते तो वैसे भी एक झटका आ चुका था, ये क्वार्टर थोड़ा सा दर्दनाक रहेगा। अब नंबर्स में क्या पेंसिल किया जा रहा है कि कितनी बुरी स्थिति हो सकती है? जी, मार्जिन्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो 12% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, एबिटा में 4% का, पैट में 4% का, लेकिन मार्जिन्स करीबन 1 से 1.5% हमें गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। पैकेजिंग की इसके अलावा बात करी जाए वाई ऑन वाई बेसिस में तो यहाँ पे 25% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है, केमिकल में 4% और टेक्निकल टेक्सटाइल में हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब कहाँ पे नजर रहेगी उस पर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल प्लांट पे किस तरीके की डिमांड आती हुई दिखाई देगी, साथ ही साथ केमिकल में डिमांड रियलाइजेशन, टेक्निकल टेक्सटाइल में किस तरीके की मांग आती है, और साथ ही साथ पैकेजिंग कारोबार को लेकर मैनेजमेंट की किस तरीके की कमेंट्री आती है, ये की फोकस पॉइंट्स होंगे।